हम भाई राजीव जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने उद्बोधन से जहां की जनता को विकास करें। भाई राजीव जी। की सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, सभी विद्यार्थी मित्रों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं और मुझे आपसे संवाद करने का समय मिलता है। ये भारत स्वाभिमान एक अभियान है और इस समय भारत के 680 जिलों में पहुंच गया ये अभियान। इस अभियान में 2,40,000 योग शिक्षक काम कर रहे हैं और 10,000 से ज्यादा पदाधिकारी हैं जुड़ने वाले। 2 साल के बाद हमारे पास 13,40,000 योग शिक्षक हो जाएंगे, तब हम इस अभियान को गांव-गांव में पहुंचा पाएंगे। हमारी ऐसी इच्छा है कि भारत के हर गांव में हमारे इनसे 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि भारत के हर व्यक्ति को निरोगी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, रोग मुक्त बनाना है। भारत के लोगों की जो बीमारियां हैं इनको दूर करना है। और दूसरा उद्देश्य इस अभियान का है कि भारत देश की जो बुराइयां हैं इनको ठीक करना है। भारत में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, रिश्वतखोरी है, बहुत सारी बुराइयां हैं। शराब है, जुआ है, फिर हमारे देश में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति है। ऐसी सभी बुराइयां देश की हमें दूर करनी है। तो देश की बुराइयां मिटे और भारत के हर नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी बीमारियां खत्म हो। इन्हीं 2 उद्देश्यों के लिए ये भारत स्वाभिमान का अभियान है। आप ये पूछेंगे कि हम चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की शिक्षा देकर उसको हम स्वस्थ बनाएं, निरोगी बनाएं। योग, प्राणायाम और आयुर्वेद भारत की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति है, हजारों लाखों साल पुरानी है। और इस चिकित्सा पद्धति में खर्चा कुछ नहीं होता। योग प्राणायाम तो हम निःशुल्क सीखते हैं और निःशुल्क हम औरों को सिखा सकते हैं, कोई खर्चा नहीं। और योग प्राणायाम से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। कई बार जिन बीमारियों को एलोपैथी, एलोपैथी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति भी जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाती, वो बीमारियां योग प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जैसे शुगर, डायबिटीज, जैसे भगंदर, ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनको अंग्रेजी चिकित्सा ठीक नहीं कर पाती। एलोपैथी में वो कभी ठीक नहीं होती। वो बीमारियां भी, और इसी की मदद से इन बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे भारत में इस समय बीमारियां बहुत बढ़ी हुई हैं लोगों की, और लोगों की बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने कहा, 4-5 दिन पहले की बात है, बंबई में वो ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा बीमार लोग भारत में। हमारी आबादी है इस समय 120 करोड़ और बीमार लोगों की संख्या है 100 करोड़। 5,70,00,000 लोग तो भारत में डायबिटीज के बीमार हैं, माने डायबिटीज के रोगी हैं। 4,80,00,000 लोग हृदय रोग, हार्ट की डिसीज से जो 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के रोग हैं, कम दिखाई देता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है, रात में नहीं दिखता कुछ लोगों को दिन में नहीं दिखता। दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, छाती के रोग हैं। करीब 17 करोड़ भारतवासियों को घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है। 20 करोड़ भारतवासियों को हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर हाई है, और 10 करोड़ लोगों का बीपी लो है। 23 करोड़ भारतवासियों को हर समय सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये जो सामान्य बीमारियां हैं ये होती रहती हैं। रेशा गिरना, नजला होना, 23 करोड़ लोगों को।
ऐसे कुल मिला के लगभग 100 करोड़ है। कई बीमारियों का तो मैंने आपको बताया नहीं। जो मानसिक रोग से पीड़ित हैं हमारे देश में, अवसाद से घिरे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, वो 4.5 करोड़ लोग हैं। बहुत खराब हाल है भारत का। हमारे घर में इतनी सारी बीमारियां कहां से आ गई, ये गंभीर प्रश्न है। मैंने इस विषय पे थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि हम थोड़े दिन पहले तक बहुत स्वस्थ थे। जब आजाद हुआ था भारत 15 अगस्त 1947 को, तो भारत में सिर्फ 5 करोड़ लोग बीमार थे। हमारी सरकार ने 1952 में भारत देश का एक सर्वेक्षण कराया था, जिसको जनगणना भी कहते हैं आप। उसमें पता चला था कि 33 करोड़ की आबादी में 5 करोड़ लोग बीमार हैं। अब आबादी 120 करोड़ की है और बीमार लोग 100 करोड़ हो गए। आबादी हमारी 4 गुनी बढ़ी है और बीमारी हमारी 20 गुनी बढ़ चुकी है। और हैरानी इस बात पे होती है कि भारत आजाद हुआ तब बहुत कम डॉक्टर्स थे पूरे देश में, अब डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। पहले भारत में आजादी के समय मुश्किल से 5000 डॉक्टर्स थे जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। अब डॉक्टर 18 लाख हैं पूरे देश में, तो डॉक्टर बहुत हो गए हैं। तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बीमारियां और बढ़ गई। आजादी जब आई थी तो सिर्फ 70 दवाएं थी भारत में जो मिलती थी। अब आजादी के बाद 84,000 दवाएं हैं, तो बीमारी तो और कम होनी चाहिए। पहले दवाएं कम थी तो लोग कम बीमार थे, अब दवाएं ज्यादा हैं तो लोग ज्यादा बीमार हैं। पहले हॉस्पिटल्स कम थे हमारे यहाँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो कहीं नहीं था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहीं नहीं था भारत में। कुछ बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल होते थे, अब हॉस्पिटल हजारों की संख्या में है। फिर बीमारी इतनी क्यों होनी चाहिए, इस विषय पर मैंने थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि ज्यादातर बीमारियां तो पिछले 50-60 साल में हमारी अपनी गलतियों से आई हैं। हमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे हम बीमार पड़े। हम कई काम ऐसा मानते हैं कि हमने तरक्की के लिए किए हैं, लेकिन उन्हीं कामों ने हमको बीमार कर दिया। विकास के लिए, तरक्की के लिए हमने जो काम किए अपने घर में, परिवार में, और जो परिवर्तन किया हमने, उसी ने हमको बहुत बीमार बनाया। मैंने देखा कि 40-50 साल में हमारे घरों में सबसे ज्यादा परिवर्तन आया रसोई में। हमारी जो किचन है, जहां पर हम भोजन बनाते हैं, ये बहुत बदल गया और इसने हमारी बीमारियों को बढ़ा दिया। हमारे देश में आयुर्वेद में सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो ये कहते हैं कि हर आदमी ज्यादा से ज्यादा अपनी गलती से बीमार पड़ता है। बाहर की गलतियों से तो बीमारियां बहुत कम आती हैं। अगर मान लें कुल बीमारियां हमारे शरीर में 100 हैं, मान लें हम, तो इसमें से 90 बीमारियां हमारी गलती से आती हैं। सिर्फ 10 बीमारियां हैं जो बाहर वालों की गलती से आती हैं। उनको हम वायरल डिसीज कहते हैं, बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। वायरस और बैक्टीरिया बाहर हैं, शरीर के अंदर नहीं है। वो प्रवेश करते हैं तब बीमारी आती है। तो वायरस और बैक्टीरिया से आने वाली बीमारियां सिर्फ 10% हैं और 90% बीमारियां हमारे खुद की गलती से आती हैं। और हम अगर गलतियां करना कम कर दें अपने जीवन में, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मैंने आयुर्वेद का पिछले 20 साल बहुत अभ्यास किया और ये समझने की कोशिश की कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के हिसाब से हम कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसके कारण इतनी बीमारियां आ रही हैं। तो मैंने देखा तो हमारे रसोई में हमने कई ऐसी गलतियां कर रखी हैं जिसके कारण हम बीमार हैं। तो मैं आपसे निवेदन ये करने आया हूं कि आप उन गलतियों को ठीक कर लो तो आपकी बीमारियां बहुत कम हो जाए। नहीं तो बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। हमको ये जानकर बहुत दुख होगा कि एलोपैथी और अंग्रेजी दवाओं के आधार पर हम जो कोशिश कर रहे हैं बीमारियों के ठीक होने की,
एक भी बीमारी ठीक नहीं होती एलोपैथी। एलोपैथी चिकित्सा एक तो ज्यादा पुरानी नहीं है, मात्र 250 साल पुरानी है, और इस 250 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति में अभी पूरा रिसर्च नहीं हो पाया, पूरी शोध नहीं हो पाई, क्योंकि चिकित्सा में शोध करने के लिए हजारों साल खर्च होते हैं। तो एलोपैथी चिकित्सा में जो दवाएं बनती हैं ना, वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे बनती है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है? दवा दे के देखो, गलती करो, फिर सीखो, फिर दवा दे के देखो, फिर गलती करो, फिर सीखो, फिर दवा दे के देखो, फिर गलती करो, फिर सीखो। मैंने ये तीर और तुक्के वाली कहानी है, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। सारी एलोपैथी की चिकित्सा इसी पे निर्भर है। ये गोली दे के देखो, ठीक हुआ तो अच्छा, नहीं तो ये दे के देखो। इंसान के बनाए हुए रसायन सभी गड़बड़, क्योंकि इंसान ही गड़बड़ है। इंसान जब काम करता है किसी प्रयोगशाला में, तो उसके काम करने के पीछे की प्रेरणा क्या है, इस पे निर्भर करेगा कि दवा क्या बनने वाली है। अगर वो पैसे के लालच में काम कर रहा है तो हमेशा दवा खराब बनने वाली है। स्वार्थ अगर उसके मन में है, लालच उसके मन में है, तो वो गड़बड़ होने ही वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान ने बना दी है दवाएं, वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ईश्वर को किसी चीज का लालच नहीं, न पैसे का, न नाम का, न यश का, न कीर्ति का। ईश्वर के बनाए हुए जो केमिकल हैं, जिनके आधार पर हम दवाएं आयुर्वेद में खाते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट है, ज्यादा अच्छे। उनके साइड इफेक्ट कम है, उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है ज्यादातर की, कीमत बहुत कम है, बहुत सस्ती है और आसानी से हर जगह उपलब्ध है। आप घर के बाहर ढूंढो तो आराम से 20, 50, 100 दवाएं मिल जाए। इसी मैदान में मैं आपको लेके घुमाना शुरू करूं तो कम से कम 50 दवाएं, और ये सारी दवाएं सबको मिली हुई हैं, ईश्वर ने सबको दी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आप पहचानो, इस्तेमाल करो, पहचानो, इस्तेमाल करो। आपके लिए भी है, जानवरों के लिए भी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप दवाओं पे भरोसा करो, उन पर जो भगवान ने बनाई। आयुर्वेद की दवाएं सारी भगवान की बनाई हुई, इसमें इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं। और एलोपैथी की सारी दवाएं एक स्वार्थी और बेईमान आदमी की बनाई हुई हैं, जिसके मन में ही लालच है पैसा कमाना और कुछ नहीं करना। पूरी एलोपैथी की चिकित्सा पैसे पर आधारित है, पैसा, पैसा और पैसा। अब मैं आपको थोड़ी ठोस बात करूं, ये तो प्रतीकात्मक बात मैं कर रहा था। एलोपैथी में हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि वो जहर घोषित हो चुकी है। जैसे आप एस्प्रिन लेते हैं, विस्प्रिन लेते हैं, नोवाल्जिन लेते हैं, एनाल्जिन लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन लेते हैं, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, क्लोरोक्विनोल, रेनिटेडीन, क्लोरामफेनिकॉल, ऐसे में 84,000 नाम गिनाऊं आपको। ये सब वो दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कुछ दवाएं 50 साल पहले बंद हो गई। जहर घोषित की जा चुकी हैं जो दवाएं, वो भारत में बिक रही हैं, और हम सब उन्हीं दवाओं को खा खा के और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको जो दवा खिलाता है आपकी बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी पैदा हो रही है। मैं आपको क्या है वोवेरोन, ये अक्सर हमें खिलाई जाती है जब बुखार आता है, और कई बार शरीर दर्द है तो भी खिलाई जाती है ये दवा। आपको बड़ी आश्चर्य होगा, हैरानी होगी, दुनिया के 50 देशों में ये दवा बंद है 20 साल से। कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, बेल्जियम में, अमेरिका में भी अभी बंद हुई है। 50 देशों ने बंद कर दिया इस दवा को, क्योंकि इस दवा से गुर्दे खराब होते हैं। वोवेरोन के 3 इंजेक्शन गलती से लग जाए किसी को एक दिन में, तो अगले दिन किडनी खराब होगी उसकी।
भारत में लाखों मरीज हैं जो वोवेरोन दवा के बाद अपने दोनों गुर्दे खराब करवा चुके हैं। और गुर्दे खराब हो जाए ना तो फिर किसी गरीब आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपना इलाज कराए, क्योंकि एक गुर्दा बदलने की कीमत 3.5 लाख रुपए है। 2 गुर्दे बदलेंगे 7 लाख खर्च होगा। और अगर गुर्दे ना भी बदलेंगे तो डायलिसिस होगी आपकी, और डायलिसिस जो है ना गरीब आदमी के बस का खेल नहीं, बहुत महंगा पड़ता है। बहुत खराब दवा है वो, आप कभी मत खाना इसको। एक और दवा का नाम बताता हूँ, क्लोरोक्विनोल एक दवा है, बहुत खिलाई जाती है भारत में। जब हमें डायरिया हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, दस्त हो जाते हैं, और ये दवा दस्त खत्म करने के साथ साथ आंतों में घाव कर देती है। और ये आंतों का घाव अगर आप ठीक नहीं कर पाए तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर कुछ भी हो सकता है, अंत में कैंसर भी हो सकता है, मर भी सकते हैं। इसलिए दुनिया के 80 देशों में ये क्लोरोक्विनोल दवा बंद है, भारत में बिक रही। एक और दवा है क्लोरामफेनिकोल, और उसके साथ एक दवा दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कॉम्बिनेशन में दी जाने वाली दवा है, दुनिया के 100 देशों में बंद है, लेकिन भारत में बिक रही है धड़ल्ले से। हम सब ऐसी ही दवाएं खाकर ज्यादा बीमार हो रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं, लीवर खराब हो रहा है, हृदय खराब हो रहा है हमारा, तकलीफें तरह तरह की बढ़ रही हैं, त्वचा के बहुत सारे रोग हमें हो रहे हैं इन दवाओं के साइड इफेक्ट से। तो आप बोलोगे जी क्या करें? मैं आपसे ये निवेदन करने आया, ये फालतू की अंग्रेजी दवाएं आप मत खाओ, बहुत खराब। आप पूछोगे ये बिक क्यों रही हैं दवाएं? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसलिए बिक रही। सरकार के नेता बिके हुए हैं पैसे पे। दवा बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो नेताओं को करोड़ों रुपए की रिश्वत देती है, तो नेता उनको लाइसेंस दे देते हैं कोई भी दवा बनाने का। जो दवा कहीं नहीं बन रही दुनिया में वो भारत में बन जाती है। और जब कंपनियां रिश्वत देके लाइसेंस ले लेती हैं तो फिर वो रिश्वत दूसरी और किसी को देते हैं और दवा बिकवा लेते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर भी रिश्वत लेके दवा लिखते हैं आजकल। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कमीशन खाते हैं कंपनियों से दवा लिखने के। अभी ईमानदार डॉक्टर तो मुश्किल से 1-2% ही बचे हैं इस देश में। और डॉक्टर को कई तरह से रिश्वत दी जाती है, जैसे उनको 5 स्टार होटलों में कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते हैं खूब जम के शराब पीने के लिए, खूब जम के नशा करने के लिए, जुआ खेलने के लिए कंपनियां सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। फिर कई बार उनके बीवी बच्चों के साथ उनको स्विट्जरलैंड घुमाने ले जाते हैं, हांगकांग, ताइवान घुमाने ले जाते हैं। किसी डॉक्टर को कार दे दिया, किसी को रेफ्रिजरेटर दे दिया, किसी को मोटरसाइकिल मिल गई, किसी बेचारे सीधे साधे डॉक्टर को एक कैलेंडर ही मिल जाता कंपनी का, उतने में ही वो दवा लिखने लगता है। पेपर वेट दे दिया, एक कैलेंडर दे दिया, टेबल कैलेंडर दे दिया, वॉल कैलेंडर दे दिया, उतने में ही डॉक्टर बस खुश, लिख दी उसने दवा उस कंपनी की बिना सोचे समझे। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता रहता हूं और बहुत डॉक्टर्स मेरे दोस्त भी हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम लोग ये जो नई नई दवाएं लिखते हो इसकी प्रेरणा क्या है? तो कहते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारी प्रेरणा है। मैंने अध्ययन नहीं है उस नई दवा का क्या असर होगा, क्या असर नहीं होगा, शरीर पर दुष्परिणाम करेगी नहीं करेगी, इन सब में डॉक्टरों को मजा नहीं आता। वो जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है दवा लेके, उससे उनको ये पता करने में मजा आता है कि भाई कमीशन कितना है इस दवा, हम लिखेंगे तो कितना मिलेगा। बहुत सारे डॉक्टर को एक एक दवा पे 35%, 30%, 40% कमीशन। फिर वो जो बेचता है ना केमिस्ट, उसको भी कमीशन। और ये कमीशन के धंधे में लग गए हैं सारी दवा कंपनियों में। उनको आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उनको पैसे मिल रहे हैं, कमीशन मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसकी चिंता है। मैंने कुछ 20 दवा कंपनियों पे अध्ययन किया। एक फाइजर नाम की कंपनी है, बहुत दवा बनाती है। एक जॉनसन एंड जॉनसन है,
एक प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, एक रैकेट एंड कोलमैन है, एक पार्क डेविस है, एक जर्मन रेमेडीज है, एक अपजॉन है, एक एबॉट लैबोरेटरीज है, एक एली लिली है। ऐसी 20 कंपनियों पे मैंने अध्ययन किया तो मेरी आंखें फट गई। हैरान हो गया मैं कि एक एक दवा पर इन कंपनियों को 20,000% का मुनाफा है, एक एक दवा पर। इसका मतलब आप समझते हैं, कोई दवा 1 रुपए में बन रही है, मान लो जो टैबलेट आप खा रहे हो ना वो 1 रुपए में बन रही है और 200 रुपए में आपको बेची जा रही है। ये है मतलब 20,000% मुनाफा। 2 रुपए में दवा बन रही है, 400 में बेची जा रही है। 3 रुपए में इंजेक्शन बन रहा है, 600 रुपए में लगा रहा है डॉक्टर आपको वो इंजेक्शन। ये जो बोतल चढ़वाते हैं ना आप ग्लूकोज की, ये 3 रुपए 80 पैसे की बनती है। आपसे कितना लेता है डॉक्टर? 60, 70, 80, 90, 100 गांव में लेगा और शहर में 500, 700, 1000 कुछ भी ले सकता। उसकी मर्जी पे है, वो जितना लूटे। बहुत बुरा हाल है देश में। माताएं तो बहुत ज्यादा फंसती हैं इस दुष्चक्र में। जब माताएं गर्भवती होती है ना तो डॉक्टर बिना ऑपरेशन बच्चा ही नहीं होने देता, जबकि 99% माताओं को नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, वो होने नहीं देते, सीजरियन करते हैं क्योंकि पैसे चाहिए उनको। और जिस बच्चे को सीजर कर दिया उसको समय से पहले निकाल लेते हैं बाहर, अब बच्चा जिंदगी भर आधा पागल रहता है। जिस बच्चे को 7 महीने में निकाल लिया आपने, 8 महीने में निकाल लिया, वो तो मुश्किल ही करेगा, जीवन भर तकलीफ में रहेगा। और मां भी तकलीफ में रहने वाली जीवन भर। बच्चे को मां के पेट में 9 महीने 9 दिन और 9 घंटे रहना ही चाहिए, ये भगवान का नियम है, प्रकृति का नियम। लेकिन 7 महीने में ही निकाल लेते हैं इसको। बहुत तकलीफ है मां को भी, बच्चे को। मैंने ऐसे लाखों बच्चे देखे हैं, हजारों लाखों मेंटली रिटार्डेड, क्योंकि 7 महीने में बाहर आए, 8 महीने में बाहर आए, 7.5 महीने में। और डॉक्टर कई बार पता है बेईमानी क्या करता है, मां के पेट से निकाल के मशीन में रख देगा, इनक्यूबेटर में, क्योंकि पैसे बनाने हैं उसको। अरे भैया मां के ही शरीर में रहने दे उसको। मां के शरीर में रहेगा तो पैसे कैसे बनेंगे, बिल कैसे बनेगा? तो आप बोलेंगे क्या करें? मेरी बात मानो, बीमार मत पड़ो, और बीमार पड़ो तो बीमारी से नहीं, डॉक्टर से बचो, दवाओं से बचो। आप बोलोगे क्या करें? तो परम पूजनीय स्वामी जी कहते हैं पहले तो बीमार मत पड़ो, तो अपने घर को ठीक कर लो, रसोई को ठीक कर लो, तो बीमारी नहीं आएगी। हम हमारे जीवन में जो गलतियां कर रहे हैं उन गलतियों को ठीक करें तो बीमारी आती नहीं। आयुर्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति वात पित्त कफ 3 को अगर संतुलित रख ले तो ठीक रहेगा जीवन भर। इन्हीं की विकृति हो तो बीमारी आएगी। अब वात पित्त कफ को हम संतुलित रख लें तो हम जीवन भर निरोगी रहेंगे, ना दवा खानी पड़ेगी, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना फालतू इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ना ऑपरेशंस कराने पड़ेंगे, ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। इस गरीब भारत का हर साल 7 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो जाता है बीमारियों के और दवाओं के चक्कर में। और लोग बेचारे कर्जा लेके इलाज कराते हैं, घर बेच के इलाज कराते हैं, जमीन बेच के इलाज कराते हैं। बहुत बुरा हाल है देश में। तो पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अपने को ठीक रखो, स्वस्थ रखो, निरोगी रखो, बीमार मत पड़ो। अब आप बोलोगे जी क्या करें? छोटी छोटी 3-4 बातें ध्यान रखो, बहुत बीमारियों से बच जाओगे। हमारे शरीर में वात अगर विकृत हो जाए तो 80 बीमारियां आती हैं। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द। पित्त विकृत हो जाए तो 40 बीमारियां आती, कफ विकृत हो तो 20 बीमारियां आती। माने वात पित्त कफ तीनों विकृत हो तो आदमी मरेगा, पक्की बात है। तो आप इनको ठीक रखो, वात को, पित्त को, कफ को। आप बोलोगे जी क्या करें? वात को ठीक रखने की सबसे अच्छी दवा है, यह सबसे अच्छा तरीका आयुर्वेद में बताया गया कि तेल शुद्ध खाओ, कभी भी वात ठीक रहेगा।
तेल शुद्ध खाओ, शुद्ध तेल खाओ। शुद्ध तेल का मतलब समझते हैं? कोल्हू से निकला हुआ तेल खाओ। कोल्हू है ना जिसमें से तेल निकालते हैं, उसका तेल खाओ। जिंदगी में बात कभी भी खराब नहीं होगी। आजकल जो तेल हम खाते हैं ना, ये बाजार से खरीदा हुआ तेल है, इसमें मिलावट बहुत है। बाजार से जो आप तेल खरीदते हो इसमें पामोलिन तेल मिलाते हैं, और पामोलिन तेल जहर है। शरीर कभी भी उसको पचा नहीं पाता। और भारत सरकार सारे तेलों में पामोलिन तेल मिलवा के ही बेचती है, बिकवाती है। सरकार ने नियम बना रखा है कि बिना मिलावट के तेल ही नहीं बेचा जाएगा। तो जो भी बाजार से तेल लाओगे उसमें मिलावट है। वो मिलावट वाला तेल कभी हजम नहीं होगा, वो फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो फिर 80 रोग तो आने ही वाले। तो इसलिए तेल शुद्ध खाओ तो सारी बीमारी बात की खत्म हो जाती है। अब आप बोलोगे शुद्ध तेल कहां से लाएंगे? यहीं इसी गांव में मिलेगा। एक कोल्हू लगवा लो, या पुराना कोई कोल्हू चलता होगा तो उसको फिर जिंदा करा दो। कोई कोल्हू है यहाँ इस गांव में? है? बहुत अच्छा, फिर तो बहुत बढ़िया। तो जो पहले से चल रहा है कोल्हू, उसमें अपना तेल निकलवाओ। तेल तो आप सरसों का ही खाते हो, तो अपनी सरसों लेके जाओ, उससे कहो कि तेल निकाल के दे दे। ये तेल खाओ एकदम शुद्ध। इससे बात के रोग आपके सब खत्म हो जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि बात के सारे रोग खत्म करने का सबसे आसान तरीका है तेल शुद्ध खाते रहो जीवन भर। तो ना घुटने दुखेंगे, ना कमर दुखेगी, ना कंधा दुखेगा, ना जोड़ों में दर्द आएगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगा, ना हार्ट अटैक आएगा, ना ब्रेन हेमरेज होगा, ना पैरालिसिस होगा। 80 बीमारियों से आप बच गए। देखो कितना आसान उपाय आयुर्वेद का। तेल शुद्ध खाओ। आज से ही आप ऐसी व्यवस्था करो कि शुद्ध तेल अपना कोल्हू का निकलवा के लाओ। दूसरा आयुर्वेद का नियम है कि घी गाय का खाओ, मानी गाय का दूध, देशी गाय का दूध, उसका बना के दही, दही को बना के मक्खन, और उस मक्खन को करके गरम, ये जो घी बना ये शुद्ध खाते रहो तो पित्त का कभी भी कोई रोग नहीं आता। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट में तेजाब बनना, जलन होना, यूरिक एसिड बढ़ना, ये सब पित्त के बीमारियां हैं। ये सब खत्म हो जाती हैं अगर आप घी शुद्ध खाते हो, देशी गाय का घी। डालडा मत खाना कभी, सबसे खतरनाक है डालडा। ये भारत में जब से डालडा आया तभी से बीमारियां घुस गई घर घर। 20-25 साल पहले कोई डालडा नहीं खाता था क्योंकि बनता ही नहीं था। ये सरकार ने तरक्की और विकास के नाम पर डालडा बनवाना शुरू किया, और हम भी मूर्ख लोग फंस गए उस डालडा के चक्कर में। अब डालडा की पूड़ी खाते हैं, डालडा की कचौड़ी खाते हैं, डालडा की मिठाई खाते हैं, डालडा की नमकीन। पूड़ी कचौड़ी बनानी है तो भी डालडा में मत बनाओ, तेल में बनाओ। तिल का तेल होता है ना, उसमें पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। तिल के तेल में आप बोलोगे जी देशी घी बड़ा महंगा है। मैंने बहुत इसका हिसाब निकाला है, डालडा और देशी घी बराबर ही है। कैसे बराबर है? डालडा में पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ तो बहुत खर्चा होता है घी का, और देशी घी में बनाओ उसके आधे में ही बन जाती है। और डालडा 120 रुपए किलो, देशी घी 250 रुपए किलो, कोई बहुत अंतर नहीं। तो देशी घी में बनाओ। और जो आपके पास कैपेसिटी नहीं 250 रुपए किलो घी लाने की, तो मैं तो कह रहा हूँ 80 रुपए किलो का तिल का तेल आता है, उसमें बनाओ पूड़ी कचौड़ी, बहुत अच्छी बनती। तिल के तेल की पूड़ी पूरे समय नरम रहती है, कभी भी वो कड़क नहीं होती। 2 दिन भी रखो तो नरम रहती। और तिल का तेल शुद्ध निकलवाओ, ऐसे ही जैसे सरसों का निकलता है कोल्हू में, उसमें पराठा बनाओ, पूड़ी बनाओ, कचौड़ी बनाओ। और नहीं तो देशी घी खाओ, तो पित्त के सारे रोग आपके अपने आप ठीक होते रहेंगे।
तेजाब नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, हाइपर एसिडिटी नहीं होगी, अल्सर नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, पेट में जलन नहीं होगी, छाती में जलन नहीं होगी, गले में जलन नहीं होगी, बहुत बीमारियों से बचोगे।